हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं निशा आज आपको 11th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। आपकी 11th क्लास में इकोनॉमिक्स की दो बुक हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो आपकी बुक है उसका 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। दोनों वीडियो आधे आधे घंटे की हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने पूरा उदारीकरण समझाया था और सेकंड पार्ट में निजीकरण और वैश्वीकरण समझाऊंगी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उदारीकरण, अगर वो आपको देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.4 निजीकरण से। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब निजीकरण का मतलब क्या होता है? किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना। जैसे कि मान लीजिए जो पार्क होते हैं जिसमें सब लोग आके बैठते हैं, वॉक करते हैं, वो जो है वो सार्वजनिक होता है, वो सबके लिए काम में आता है। लेकिन जब सरकार उसका त्याग कर दे, अगर मतलब वो किसी निजी हाथों में पहुंच जाए, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप सब उस पार्क में जाके बैठ सकते हैं? नहीं, फिर वो उसकी मर्ज़ी हो जाएगी। वो चाहे तो उस पार्क में किसी को आने दे, चाहे ना आने दे। जैसे कि हमारा घर प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है हमारी, ऐसा नहीं है ना कि हमारे घर में कोई भी घुसा चला आता है, नहीं ना, जो आता है हमारी मर्ज़ी से आता है। एक चोर होता है सिर्फ जो बिना मर्ज़ी के भी आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको निजीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। जो निजीकरण होता है उसमें गवर्नमेंट, सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं, जो सबके लिए होते हैं, उसका जो मालिकाना हक होता है, स्वामित्व जिसे कहते हैं, वो हक प्राइवेट कंपनीज़ को दे देती है और अपना त्याग कर देती है, खुद छोड़ देती है, ठीक है। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। जो सरकारी कंपनी होती है ना, वो निजी कंपनियों में मतलब प्राइवेट कंपनीज बन जाती हैं, और ये 2 तरीके से हो रहा है। पहला तो ये कि गवर्नमेंट का जो स्वामित्व है वो खुद ही अपने स्वामित्व को हटा लेती है, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ज़मीन, कोई भी फैक्ट्री, कुछ भी कंपनी, उसको बेच देती है और प्राइवेट सेक्टर उसको ख़रीद लेता है, ठीक है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया गया जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है, जिसमें सरकार जो है अपनी चीज़ें दूसरों को बेच देती है, वो होता है विनिवेश। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है। मतलब सरकार ये कहती है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, मॉडर्न ज़माना लाना है और देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंध क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध हो सकता है। मतलब जो गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है कि उसमें कितनी लेजीनेस होती है, जैसे कि सब अपने अपने काम ठीक से नहीं करते। जैसे कि आप देख लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वहाँ के कर्मचारी कुछ सुनते नहीं हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो गवर्नमेंट इसलिए भी अपनी चीज़ों को बेच रही है जिससे कि सुधार ज़्यादा आ सके, क्योंकि प्राइवेट चीज़ों में सुधार की काफ़ी गुंजाइश होती है। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारी चीज़ों को खरीद लेंगी, तो इसका मतलब वो हमारे देश में पैसा लगाएंगी, निवेश करेंगी, तो इससे बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया, ताकि जो चीज़ें हैं वो सुधरें। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कि महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न का विशेष दर्जा दिया गया। अब ये महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न जो है ये दर्जा दिया गया है, जैसे कि 1st, 2nd, 3rd ऐसे दर्जे होते हैं, तो ये नाम से है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पिक में देख सकते हैं बाह्य प्रापण। बाह्य प्रापण क्या होता है कि बड़े शहरों में रोज़गार का एक नया अवसर, जैसे कि बहुत सारे कॉल सेंटर वगैरह, ये सब तभी तो खुले हैं जब दूसरी कंपनियां यहाँ पे आई हैं, तो कॉल सेंटर में बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका मिला है, रोज़गार मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। निजीकरण सिर्फ इतना ही था, अब हम देखेंगे वैश्वीकरण 3.5।
यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण किस चीज़ में जाना जाता है कि पूरे विश्व, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो एक साथ मिल गई, क्योंकि चीज़ों का आदान प्रदान होने लग गया ना। यहाँ की चीज़ें बाहर जाने लग गई और बाहर की चीज़ें यहाँ आने लग गई। आपको पता है वैश्वीकरण से पहले जब लोग बाहर दूसरे देश जाते थे तो अड़ोसी पड़ोसी भी ये कहते थे कि हमारे लिए बाहर से ये ले आना, वो ले आना, वहाँ का ये वाला सामान बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अब कोई नहीं कहता। पता है क्यों? क्योंकि आजकल सारा सामान यहीं मिल जाता है। पूरे वर्ल्ड का किसी भी कंपनी का सामान, इनफैक्ट कुछ चीज़ें तो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे घर में और हमें ये भी नहीं पता कि ये हमारे देश की नहीं है, दूसरे देश की चीज़ें हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो जाना, एक साथ मिल जाना, जो एक जटिल परिघटना है। ये बहुत ही टफ परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि पूरी दुनिया को जो है अपने आप पे निर्भर करना, कि सब सेटिस्फाइड रहें, सब खुश रहें, सबको सारी चीज़ें उपलब्ध रहें। ठीक है, और एकीकृत करना। इससे एक दूसरे के दबाव में भी रहेगी ना दुनिया, कि जैसे अगर एक देश या दूसरे देश की लड़ाई हो रही है तो वो अपनी लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे तो उनको बिज़नेस का घाटा होगा जो आयात निर्यात होता है। तो इससे एकीकरण भी होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने का, सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है, कि किसी देश के कोई भी प्रोडक्ट आने जाने के लिए या कोई भी सेवा आने जाने के लिए कोई भी सीमा ना हो, मतलब कोई भी दीवार ना हो, कुछ भी ना हो, सब जो है अपना प्रोडक्ट बेच सकें दूसरे देशों में और ख़रीद भी सकें। लेकिन ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है वैश्वीकरण, लेकिन वैश्वीकरण एक्चुअल में हुआ क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा। ये एक साजिश टाइप आप समझ सकते हैं कि इससे छोटे देशों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ है जितना कि बड़े देशों को हुआ है। जैसे कि आप अपने ही देश में ले लीजिए, हमारे देश की कौन सा सामान है जो हर घर में पाया जाता है? बहुत कम कंपनियां आपको मिलेंगी, लेकिन बाहर विदेशी कंपनियां भर भर के आपको अपने ही घर में रखी हुई मिल जाएंगी। किचन में, बाथरूम में, रूम में इतने सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे दूसरे देशों के। तो ये एक तरीके से साजिश जैसा भी है कि इससे छोटे देशों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर पे आते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको बता देती हूँ। यहाँ बाह्य प्रापण, ये बाह्य प्रापण क्या है? बाह्य प्रापण यही है कि बड़े बड़े शहर जो हैं उसमें बहुत सारे रोज़गार मिले। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत, मतलब संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, अधिकांश जैसे कि अन्य देशों से, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इंग्लिश में, सुरक्षा आदि। ये सारी चीज़ें संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का रूप प्रदान कर दिया गया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श। ठीक है, पुस्तक शब्दांकन आपको पता है, मतलब बुक्स को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, और चिकित्सा जैसे कि कोई बीमार वगैरह है उसको एडवाइस देना, और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोत के सुपुर्द किया जाने लगा। ये सारी चीज़ें रोज़गार में उपलब्ध कराई गई हैं। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों से, जैसे कि इंटरनेट आदि से, इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश की ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। मतलब आजकल ऐसा होता है ना, कंप्यूटर से किसी की फ़ोटो भेजनी हो, फाइल भेजनी हो, यहाँ तक कि आवाज़ भेजनी हो, कुछ भी हो, हम कुछ भी
दे भी सकते हैं दूसरे देशों को और ले भी सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ अपने ही महाद्वीप में नहीं, पूरे दुनिया में किसी भी महाद्वीप में, किसी भी देश में हम उसको भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में ये सेवा सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। जो कॉल सेंटर की सेवा होती है, जहाँ पे लोग ट्रांसलेट करते हैं, वॉइस भाषाओं को ट्रांसलेट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्योंकि भारत में अब ये सारे देश जो है भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं इन सेवाओं के लिए, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में मिल जाते हैं और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। तो इस तरीके के काम में लोग बहुत आसानी से जॉब्स लोगों को मिल जाती हैं, उनको काम मिल जाता है और दूसरे देशों को जो है आराम मिल जाता है, उनको सेवाएँ मिल जाती हैं कम पैसों में, कम लागत में। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण एक गंतव्य बना दिया है। बाह्य प्रापण मतलब वही जिसमें बहुत सारा रोजगार हो, बड़े बड़े शहरों में जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं और इसमें लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल जाता है, वही होता है बाह्य प्रापण। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, जिसको हम GATT के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन की शॉर्ट फॉर्म है WHO। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पेपर में 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है वो 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्यों बनाया गया? ताकि कोई भी देश अपनी मनमानी ना कर सके। जैसे ज़्यादातर देश ये चाहते हैं कि हमारे देशों से निर्यात तो खूब हो लेकिन आयात ज़्यादा ना हो, ताकि दूसरे देश हमारे देश से पैसा ना कमा सकें। तो विश्व व्यापार संगठन ऐसी स्थिति के लिए ही बनाया गया जब देश अपनी मनमानी और अपनी धौंस दिखाए तो उसमें उसे विश्व व्यापार संगठन जो है संभालेगा। ठीक है। इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। सिर्फ यही नहीं कि वस्तुओं का आदान प्रदान हो, सेवाओं का भी आदान प्रदान हो, जिससे कि जो हमारे संसाधन हैं उनका कम से कम उपयोग हो सके। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ पे संसाधन जो बहुत महंगे हैं वो दूसरे देशों से सस्ते में मिल जाते हैं। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। मतलब सिर्फ वस्तुओं का ही व्यापार नहीं होगा, सेवाओं का भी होगा। सेवाएं जैसे कि बसें चलती हैं, जैसे कि मेट्रो बाहर की कंपनी है, इस तरीके से, तो ये सेवाएं होती हैं। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाजारों को विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदारी रहा है। विश्व व्यापार संगठन में बहुत सारे देशों ने भाग लिया था ना, उसमें से जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो है भारत ने किया है, और भारत विकासशील देशों में आता है विश्व व्यापार संगठन के हिसाब से। ठीक है। और उसमें उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश भारत का। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को
मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। मतलब ये कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है, भारत के कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ अर्थशास्त्रियों का, कि ये जो है ना एक प्लान है, सोच समझी साजिश है, जिसमें बताया तो ये जाता है कि इसमें सबका फ़ायदा, पर एक्चुअल में सबका फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा सिर्फ जो विकसित बड़े बड़े देश हैं सिर्फ उनका फ़ायदा होता है, और विकासशील देशों के साथ तो ऐसा लगता है जैसे उनके साथ धोखा किया गया हो, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब दूसरे देशों में जाके लगी हुई हैं। जैसे कि आप भारत में ही देख लीजिए, हमारा देश विकासशील देश है और यहाँ पे MNCs, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, वो कितनी ज़्यादा आ गई हैं, जिससे जो है हमारे देश की कंपनियां उनसे कंपटीशन नहीं कर पाती और वो चल नहीं पाती। तो गरीब देशों को, जो गरीब देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, ये सिर्फ ठगने वाली संगठन है, ये सिर्फ विकासशील देशों के साथ है, विकसित देशों के साथ है, गरीब और विकासशील देशों के साथ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे 3.6 सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। 3 दशक मतलब कब? तकरीबन 30 साल। एक दशक में 10 साल होते हैं ना। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं, जिसको हम GDP भी कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि मतलब कोई देश समृद्धि कर रहा है या नहीं, विकास कर रहा है या नहीं, आगे बढ़ रहा है या नहीं, तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, जिसको हम GDP कहते हैं, अगर वो बढ़ रही है तो वो मानते हैं कि मतलब देश में विकास भी हो रहा है। चाहे गरीब का गरीब ऐसे ही रहे, उसका फ़ायदा गरीबों को मिले या ना मिले, लेकिन देश का जो विकास है वो GDP से लगाया जाता है। तो सारणी 3.1 को देखें, उसमें हम देखेंगे कि 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही है। इसका मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद 1980 से लेकर 1991 में 5.6% से बढ़कर 2007 और 12 तक जो है 8.2 हो गया था। मतलब कितने परसेंट बढ़ गया? लगभग 3 से 4%। ठीक है, आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। मतलब कृषि क्षेत्र जो है वो तो कम हो गया और जो सेवा क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ा इन सालों में। ठीक है, जिन सालों की ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यह पता चलता है कि वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हुई है उसमें कृषि में कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो वृद्धि हुई है वो सेवा क्षेत्र में हुई है, जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह और जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, जो इस टाइप की जॉब्स करते हैं वो सेवाओं में आती हैं, और बसें, मेट्रो, ये सब। ठीक है, इनमें वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई। 2012 और 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई, मतलब वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, जहां 2013 और 14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई, 2013 और 14 में जो है कृषि दर बढ़ी, वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। मतलब 2013 और 14 में तो बढ़ी, लेकिन इसके बाद के जितने भी वर्ष हैं, जैसे कि 15, 16, 17, 18, और ऋणात्मक हो गई, मतलब और कम हो गई बढ़ने की जगह। जो कृषि क्षेत्र है वो कम हो गया। ठीक है, सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही, सेवा क्षेत्र जो है वो ऊंचा हो गया, जो 2014 से 15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक था। मतलब सेवा क्षेत्र तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इन सालों में, और जो कृषि क्षेत्र है वो और कम हो गया। इस क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया है। कौन से क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। 9.8% तक बढ़ गया। औद्योगिक क्षेत्र में 2012 और 13 में तेज़ गिरावट आई, औद्योगिक क्षेत्र भी कम हुआ। तत्पश्चात बाद के वर्षों में बढ़ने लगा, और उसके बाद जो है बढ़ने लग गया। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेज़ी से वृद्धि हुई। जो दूसरे देश हमारे देश में जो निवेश करते हैं, पैसे लगाते हैं, उसमें वृद्धि हुई। विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही शामिल थे। 1990 से लेकर 1991 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से
ऊपर उठकर 2017 से 18 तक $30 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990 से 91 में $6 बिलियन से बढ़कर 2018 से 19 तक में जो है $413 बिलियन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे बिलियन मिलियन इन सब की बातें तो हो रही हैं और सेवा क्षेत्र भी खूब बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? कृषि क्षेत्र पे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसी भी देश का जो है सबसे निचला एक मतलब जैसे कि किसी घर को खड़ा करने के लिए 4 खंबे की ज़रूरत होती है, तो उसमें से एक खंबा आप इसे भी समझिए, ठीक है, क्योंकि कृषि करने वाले और कृषि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी देश के लिए। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है, ठीक है, मतलब विदेशी विनिमय भारत में 7वें नंबर पर किया जा रहा था। अब भारत वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। मतलब अब भारत से क्या क्या निर्यात होता है? पहले सिर्फ कपड़ा और कुछ कच्चा माल ही निर्यात होता था, लेकिन अब कल पुर्जे, जो मशीन के पुर्जे होते हैं, इंजीनियर वाली चीज़ें, उत्पाद, सूचना और कपड़े वगैरह, ये सब जो है अब भारत से निर्यात होता है, ठीक है, दूसरे देशों में बेचा जाता है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी हुई है। मतलब बहुत सारी हमारी ऐसी समस्याएं हमारे देश की जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से हमारे देश की बहुत आलोचना भी होती है दूसरे देशों में। ये समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी समस्याएं? एक तो रोजगार की समस्या हमारे देश से जाने का नाम नहीं लेती। दूसरा कृषि का क्षेत्र ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, उल्टा घट रहा है। तीसरा उद्योग और सुविधाएं, ये सारी के सारे जो हैं ये समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारे देश की आलोचना होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समृद्धि और रोजगार के बारे में। समृद्धि आपको पता है, देश का आगे बढ़ना, विकास करना, और रोजगार। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। मतलब बेशक हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब विकास हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी की जो समस्या है वो नहीं टली। मतलब बेरोजगारी वहीं की वहीं है, बल्कि बढ़ रही है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में जो है समझाए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कृषि में सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। बढ़ने की जगह क्या हो रही है? उल्टा कम हो रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफ़ी कमी आई है। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि सिंचाई, जिससे जो सिंचाई आपको पता है, जो उसमें पानी देते हैं, क्या बोलते हैं, खेतों वगैरह में पानी देते हैं, ठीक है। बिजली भी चाहिए, सड़क निर्माण, इन सब का जो है खेती पे असर पड़ता है। तो कृषि में बहुत ज़्यादा कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब हरित क्रांति हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने HYV बीज और उर्वरक और बहुत सारी चीज़ जो है किसानों को प्रोवाइड कराई थी, उसमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया था। सिंचाई, बिजली, सड़क, इन सब पे बहुत ध्यान दिया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये क्षेत्र जो है बहुत कम हो रहा है, ऋणात्मक में जा रहा है, ठीक है। साथ ही उर्वरक सहायिकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो किसान जो है उर्वरक और महंगे प्रोडक्ट जो है अपने खेती के लिए नहीं खरीद पाते। वो बेचारे पहले से ही इतने गरीब होते हैं। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है, जिनका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब दूसरे देश के किसान हैं, उनके साथ कंपटीशन में भारतीय किसान हमेशा हार जाते हैं,
क्योंकि वहाँ के किसानों के पास मॉडर्न मशीनें और मॉडर्न टेक्निक मौजूद है और यहाँ के किसान गरीब हैं, वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों में सुधार। औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है, मतलब ये बढ़ नहीं रहा, एक ही जगह टिका हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र नहीं बढ़ रहा। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कारण है, जैसे कि सस्ते आयात, आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश। मतलब देखिए हमारे देश के उद्योग क्यों नहीं टिक पा रहे, क्योंकि बाहर से जो हमें सस्ता आयात मिल रहा है उसके सामने हमारे यहाँ के प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाते, तो उद्योग बंद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा उद्योग चल ही नहीं रहे। आप एग्जांपल के तौर पे मोबाइल ले लीजिए। आपके हाथ में जो मोबाइल होगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, यही कुछ होगा। सारी चाइनीज़ कंपनियाँ हैं। हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट आपको कम ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट महंगे पड़ते हैं और दूसरे देश जो है अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेच के चले जाते हैं, तो यहाँ के लोग वही खरीदते हैं जो सस्ता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के उद्योग बंद हो जाते हैं। ठीक है। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं तथा उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया है। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। ये वही बता रहे हैं जो अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है, मोबाइल का एग्जाम्पल देके। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी है। इसी कारण प्राय समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बैरोक टॉक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि ये हाल सिर्फ भारत का नहीं है, जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी का यही हाल हो रहा है। तो वो सब देश यही कह रहे हैं कि हमें तो लग रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये WTO, ये सिर्फ जो मालदार देश हैं, जो विकसित देश हैं, सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है और ये बाकी देशों को तो इसमें सिर्फ फंसा रहा है, अपना रास्ता ढूंढ रहा है नई नई कमाई करने का। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इसके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। ये देखिए हमारे देश में आयात पे जो प्रतिबंध थे, हमारे देश में जो दूसरे देश सामान बेचने आते हैं उनके तो सारे प्रतिबंध इन्होंने हटा दिए। ठीक है, कि आराम से आओ और खुले से सामान बेचो। ठीक है, लेकिन दूसरे देशों ने, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, इन देशों ने अभी तक अपने प्रतिबंध नहीं हटाए हैं कि हम उनके देश में जाके अपना सामान, अपना प्रोडक्ट बेच सकें। तो आपको नहीं लगता कि ये WTO जो है ये बड़ा माइंड से गेम खेल रही है जितने भी विकासशील देश हैं उनके साथ। अब हम पढ़ेंगे विनिवेश के बारे में। तो प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। ठीक है, जितने भी सार्वजनिक उद्यम होते हैं, सार्वजनिक जो गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, उनका कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है कि उनका क्या लक्ष्य है। वर्ष 1991 से 1992 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही और वर्ष 2017 से 18 में उनका लक्ष्य क्या था कि लगभग कितनी संख्या, ये कायदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था, पर उपलब्धि लगभग कितनी रही, 1,57,000 करोड़ की रही। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है, मतलब जो इसके खिलाफ है उनका कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारी को बेचा जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं उसको प्राइवेट कर दी गई हैं, वो भी औने पौने सड़े भूसे रेटों में।
दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, ना ही इसे सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है? मतलब इससे कोई सुधार हो सकता है? इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं 3.7 निष्कर्ष कि इन सब को पढ़ने का निष्कर्ष क्या निकला है। तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। मतलब सभी पर जो है इन तीनों नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव पड़े हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, कि हमें एक अवसर मिला है, एक अच्छा अवसर, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। मतलब कोई भी देश दूसरे देश में जाके अपनी वस्तु, अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, तो ये हमें इसके अवसर की नज़र से देखना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ विद्वान, कि आप अपनी टेक्निक में इतना बदलाव लाइए कि दूसरे देश आपका प्रोडक्ट खरीदें। दूसरी ओर आलोचक जो हैं, जो इसको सही नहीं मानते, उनका कहना है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाज़ारों पर कब्जा करने की साजिश है, कि उनको तो एक बाज़ार मिल गया, वो अपना प्रोडक्ट आके खूब मज़े से बेच रहे हैं। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच एक गहरी खाई भी बन गई है। अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। मतलब पहले तो भारत पे संकट आया, उसके बाद जो है भारत ने उधार पैसे लिए, जिसकी वजह से उसको ये 3 नीतियाँ अपनानी पड़ी और उसकी वजह से काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रहा है। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा आरंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया। मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा ही क्रिएट हो रही है। उन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है तथा सारी समृद्धि कुछ इने गिने क्षेत्रों तक ही सीमित रही। ये क्षेत्र जैसे कि दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएं, भवन निर्माण, मतलब इस तक ही रही। लेकिन जैसे कि कृषि, विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो हैं, जो देश के करोड़ों लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं, इनको कोई लाभ नहीं हुआ। ये उदारवाद और ये क्या कहते हैं, ऐसे वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, इनका लाभ जो है कृषि क्षेत्र को नहीं हुआ। जबकि हमारे देश की तो आधे से ज़्यादा जनसंख्या आज भी कृषि में ही लगी हुई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अगर सुधार होता तो काफ़ी लोगों को रोज़गार प्राप्त होता। लेकिन जब इनमें ही सुधार नहीं हुआ तो रोज़गार प्राप्त कहाँ से होगा? तो बेरोज़गारी तो वहीं की वहीं बनी हुई है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और मुझे पता है कि लाइक तो आपको करना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।